नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आपका अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फिर लेकर उपस्थित हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल रूप से जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं। और डेली हम 20 क्वेश्चन इसमें करते हैं जीके जीएस के, जिसमें हम विभिन्न विषयों के संबंध में क्वेश्चन करते हैं। कुछ इसमें संविधान के क्वेश्चन हैं, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, कुछ इतिहास के हैं और करंट के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, सभी का समन्वय इस प्रैक्टिस सेट में हम रखते हैं ताकि दिल्ली पुलिस में बच्चों को अधिक से अधिक लाभ इसका मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट हमारा। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में दे रहा है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख बताना है कौन सा है। अशोक के जो प्रधान शिलालेख हैं उनमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है 11वां शिलालेख, दूसरे में दिया है 12वां शिलालेख, तीसरे में 13वां शिलालेख या 14वां शिलालेख। तो क्या कह देंगे? 13वां जो शिलालेख है अशोक का, ये इसका सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक ने विभिन्न प्रकार के शिलालेख जारी कराए, तो इनमें जो 13वां शिलालेख है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि जो कलिंग के युद्ध की जानकारी है वो किस शिलालेख से मिलती है। अशोक के जो कलिंग युद्ध की जानकारी है वो किस शिलालेख से मिलती है? कलिंग युद्ध। तो कह देना कलिंग युद्ध की जानकारी भी किससे मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। जो कलिंग युद्ध की जानकारी है वो भी 13वें शिलालेख से मिलती है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा कि कलिंग युद्ध अशोक के शासन के कौन से वर्ष लड़ा गया। तो कह देना शासन के 8वें वर्ष। शासन के 8वें वर्ष अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया। और कलिंग के युद्ध के पश्चात ही इसने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि इससे काफी हतोत्साहित हुआ अशोक, क्योंकि इसमें जो 75% लोगों की हत्या हुई उनमें कुछ महिला और बच्चे थे। 75% जो हत्या हुई उनमें महिला और बच्चे थे। तो उससे इसका मन बहुत व्यथित हुआ और जिस कारण इसने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं भविष्य में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा या युद्ध नहीं करूंगा, और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो याद रखेंगे अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख है। 13वें शिलालेख से ही कलिंग की जानकारी मिलती है। कलिंग का युद्ध अशोक के शासन के 8वें वर्ष लड़ा गया और इस युद्ध से हतोत्साहित होकर, इस युद्ध से इतना व्यथित हो गया इसका मन कि इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और प्रतिज्ञा ली कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में दिया है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सर्किट में अगर विद्युत की उपस्थिति का पता लगाना है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, रिहोस्टेट या गैल्वेनोमीटर। तो क्या कह देंगे? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं अगर सर्किट में विद्युत की उपस्थिति है या नहीं है, इसका पता करने के लिए। इसके बाद अगर पूछ ले एमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो कहना सर जो विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत का मान ज्ञात करने के लिए। विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत का मान ज्ञात करने के लिए, विद्युत परिपथ में विद्युत का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर वोल्ट मीटर पूछ ले तो क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर के संबंध में क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर क्या कब प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, जो विद्युत परिपथ है इसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए। विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं में जो उत्पन्न विभवांतर है उसका मान ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रिहोस्टेट का प्रयोग कहां किया जाता है? तो कह देना रिहोस्टेट का प्रयोग विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत को नियंत्रित करने के लिए, विद्युत को
नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए, विद्युत परिपथ में विद्युत को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाना है तो गैल्वेनोमीटर, अगर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के मान ज्ञात करना है तो वोल्टमीटर, अगर विद्युत परिपथ में विद्युत का मान ज्ञात करना है तो एमीटर कि किस धारा से विद्युत उसमें प्रवाहित हो रही है, और रिहोस्टेट विद्युत परिपथ में जो प्रवाहित धारा है उसको नियंत्रित करने के लिए। ये एक प्रतिरोध के रूप में काम करता है। जो रिहोस्टेट है ये प्रतिरोध के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? प्रतिरोध के रूप में काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, भारत के शहर बेंगलोर, या पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद, या नेपाल के शहर काठमांडू में। तो क्या ना, बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ हुई? सार्क की जो पहली बैठक हुई थी बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। अगर सार्क की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो सार्क की स्थापना का जो विचार दिया था, स्थापना का विचार, वो किसने दिया था? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, जियाउर रहमान, जियाउर रहमान ने दिया था। कब दिया था? अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कहना 1977 में। कब दिया था? 1977 में दिया था। अगर पूछ ले कि स्थापना कब हुई, सार्क की स्थापना कब हुई, तो स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। कितने देश थे प्रारंभ में? देश कितने थे प्रारंभ में देश कितने थे? अगर पूछ ले सार्क की जब 1985 में स्थापना हुई तो प्रारंभ में देश कितने थे, तो कहना 7 देश थे। 7 देश थे। उसके बाद एक 8वां देश भी इसमें सम्मिलित किया गया। 8वां देश कौन सा सम्मिलित किया गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन पूछे तो कहना 2007 में। कब सम्मिलित किया गया? 2007 में सम्मिलित किया गया। याद रहेगा, बिल्कुल भूलना नहीं है इतनी जानकारी इसके बारे में। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, देखो ऐसे याद कर लेना, भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, ये सभी देश इसके सदस्य हैं। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल में जो उपस्थित आर्द्रता है, जो नमी है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो क्या कहेंगे? वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग, तो कहना वायुमंडल में आर्द्रता का घनत्व, आर्द्रता घनत्व, आर्द्रता घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है कि बैरोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है, तो कहना वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर पाइरोमीटर पूछ ले कि पाइरोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है, तो कहना उच्च ताप मापने के लिए, उच्च ताप मापने के लिए, उच्च ताप मापने में, उच्च तापमापी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, या विकिरण तापमापी, विकिरण तापमापी। क्योंकि ताप के जो स्थानांतरण की 3 प्रक्रियाएं होती हैं, एक चालन, एक संवहन, एक विकिरण। तो विकिरण जो तापमापी है, जैसे सूर्य के प्रकाश का जो स्थानांतरण होता है, तो उस टेम्परेचर का जो स्थानांतरण है वो विकिरण कहलाता है। तो विकिरण तापमापी के रूप में पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च ताप को मापने के लिए। याद रहेंगे बात।
वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और आर्द्रता घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, और उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर, और वायुमंडल का दाब मापने के लिए बैरोमीटर। सारे विकल्प से क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसके बाद है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, द्वितीय युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, तो क्या कहेंगे, अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। पानीपत के कितने युद्ध हुए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो याद रखना, पानीपत के नाम से 3 युद्ध हुए हैं इतिहास में। पानीपत के नाम से 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 ईस्वी में हुआ था। अगर द्वितीय युद्ध पूछ ले कि द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय युद्ध कब हुआ, कहना 1556 ईस्वी, जो ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर तृतीय युद्ध पूछ ले कि तृतीय युद्ध पानीपत का कब हुआ, तो 1761 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1761 ईस्वी में हुआ। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ ये किस किस के मध्य हुआ, जो प्रथम युद्ध है ये किस किस के मध्य हुआ, तो कहना जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। अगर पूछ ले कि द्वितीय युद्ध तो बता ही दिया, अकबर और हेमू की सेनाओं के मध्य हुआ। अगर तृतीय युद्ध पूछ ले तो कहना तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तृतीय युद्ध मराठा और अफगान, मराठा और अफगान के मध्य हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है पानीपत के युद्ध से। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई, यानी कि वही है जो मैंने अभी आपको व्याख्या में बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी को हुआ था। जो 1761 वाला है इसमें तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जो मराठा और अफगानों के मध्य हुआ था। 56 वाला जो पिछले क्वेश्चन में हमने अभी देखा, इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जो अकबर और हेमू की सेनाओं के मध्य हुआ था, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बीजक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो बीजक पुस्तक के लेखक कौन है, क्या दे रखा है, रविदास, सूरदास, कबीरदास और विद्यापति। तो कबीरदास हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछता है बीजक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कह देना कबीरदास हैं। बीजक है क्या, देखो जो बीजक है ये एक संग्रह है। बीजक जो है एक संग्रह है, इसमें साखी, सबद और एक रचना है रमैनी और रमैनी, इन तीनों का संग्रह है बीजक। किसकी है, कबीरदास जी की है। साखी, सबद और रमैनी का संग्रह है बीजक, याद रहेगा, कबीरदास की है। अगर सूरदास की रचनाएं अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं तो सूरदास की रचना कौन कौन सी है, कहना सूर सारावली। कौन सी है, सूर सारावली। एक है कौन सी, सूर सागर। ये सभी सूरदास की रचनाएं हैं, इंपोर्टेंट रचनाएं हैं दोनों, याद रहेगा। इसके बाद जो रविदास या विद्यापति हैं इनकी रचनाएं भी इंपोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है। तो सूरदास की कौन कौन सी होगी, सूर सारावली, सूर सागर। ये जितनी भी सूरदास ने किनसे संबंधित रचनाएं करी हैं, जो कृष्ण से संबंधित रचनाएं करी हैं वो सूरदास की रचनाएं हैं। विद्यापति की 2 रचनाएं याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, और एक कौन सी याद कर लोगे, कीर्ति लता। कीर्ति लता बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में पूछ लेता है। कीर्ति पताका और कीर्ति लता किसकी है,
तो कहना विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जो थॉमस रो था, थॉमस रो या पेपर पुस्तकों में टॉम्स रो के नाम से भी इसे जानते हैं। जो थॉमस रो था या टॉम्स रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आगरा के किले में, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद के किले में, तीसरा ऑप्शन है झांसी या अजमेर। तो क्या कहेंगे? अजमेर के किले में मिला था। जो टॉम्स रो था ये मुगल बादशाह शाहजहां से अजमेर के किले में मिला था। इनके संबंध में और भी कुछ जानकारी आपको याद रखनी है। किस क्वेश्चन पूछ लेता है, सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में जो आने वाला ब्रिटिश दूत था वो कौन था? तो याद रखना, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जो सम्राट थे ब्रिटेन के, जेम्स प्रथम, इनके दूत के रूप में जो सबसे पहले व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आया वो थे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस याद रखेंगे। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। कब आए ये जहांगीर के दरबार में? तो याद रखना 1608 ईस्वी में आए। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आए? 1608 ईस्वी में आए। इसके बाद ये तो प्रथम दूत के रूप में आए थे। इसके बाद जो जेम्स प्रथम के जो सेकंड दूत या दूसरे दूत के रूप में जो व्यक्ति भारत आया वो थे टॉम्स रो। वो थे कौन? टॉम्स रो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये द्वितीय दूत के रूप में आए। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस सन में आए तो क्या कह दोगे? 1615 ईस्वी में ये भारत आए जहांगीर के दरबार में। और उसके बाद ये क्या करने के लिए? अनुमति लेने के लिए आए, लेकिन जहांगीर द्वारा इन्हें अनुमति नहीं मिली। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। जहांगीर द्वारा अनुमति टॉम्स रो को प्राप्त नहीं हुई। जहांगीर द्वारा अनुमति नहीं मिली तो फिर अनुमति किसके द्वारा मिली? तो कहना जहांगीर के पुत्र शाहजहां। किनके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। कमेंट करके बताएंगे सब बच्चे शाहजहां का उपनाम क्या था। फटाफट बचाओ कमेंट करके, शाहजहां का उपनाम क्या था। इसके बाद जो कैप्टन हॉकिंस हैं, इन्हें जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब प्राप्त हुआ और जहांगीर के द्वारा इन्हें खान की उपाधि से भी विभूषित किया गया। खान की उपाधि भी दी गई। याद रहेगी बात। तो शाहजहां का उपनाम क्या है? खुर्रम। खुर्रम याद रखेंगे। शाहजहां का उपनाम क्या है? खुर्रम। याद रहेगा। तो इतनी जानकारी तुम्हें टॉम्स रो और जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस और जेम्स प्रथम से संबंधित याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया कि 400 का मनसब कैप्टन हॉकिंस को किसके द्वारा दिया गया? खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को किसने दी? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया? यह प्रथम दूत कौन था जेम्स प्रथम का? द्वितीय दूत कौन था? कब आया? ये सारी बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने, वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगाली अन्वेषक था। अन्वेषक मतलब जांच करने वाला या खोज करने वाला, ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि जो वास्को डी गामा भारत आया था समुद्री मार्ग से भारत की खोज करता हुआ, तो किस वर्ष आया था? तो 498 ईस्वी में यह भारत आया था। अब इसके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको याद रखनी है। क्या जानकारी याद रखेंगे? जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा ये कब भारत आया था? तो भारत कब आया? एग्जैक्ट डेट अगर दे दे तो याद रखना 20 मई 1498 को ये भारत आया। किस प्रकार भारत आया? किस मार्ग से आया? अगर क्वेश्चन पूछे तो कह देना जल मार्ग से भारत आया था। किस मार्ग से भारत आया था? जल मार्ग से भारत आया था। याद रहेगा। साओ गैब्रल नाम याद रखना है। किस जहाज से आया? तो साओ गैब्रल। साओ गैब्रल उस जहाज का नाम था जिस जहाज से वास्को डी गामा भारत आया था। कितने दिन की यात्रा कंप्लीट करके भारत आया था? तो 90 दिन की यात्रा के बाद भारत आया। सबसे पहले किस बंदरगाह पे आया? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। किस बंदरगाह पे आया?
तो कहना काली कट बंदरगाह पे। कहाँ आया? काली कट बंदरगाह पे। कहाँ है जी काली कट बंदरगाह? तो कहना केरल में स्थित है, केरल के तट पर है काली कट बंदरगाह। काली कट बंदरगाह के किस तट पर आया? तो तूतीकोरिन, तूतीकोरिन किस तट पर आया? क्या कहोगे? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तट पर आया। तट कौन सा था? तूतीकोरिन। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि तूतीकोरिन तट पर जब ये व्यक्ति भारत आया तो इसका पथ प्रदर्शक कौन था? पथ प्रदर्शक अगर पूछ ले तो कहना कौन था? गुजराती नाविक। कौन था? गुजराती नाविक इसका पथ प्रदर्शक था। क्या नाम है? अब्दुल मनीफ। नाम याद रखेंगे, अब्दुल मनीफ इनका नाम है भैया जी, याद रहेगा अब्दुल मनीफ। क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वागत किसके द्वारा किया गया? तो स्वागत किसके द्वारा किया गया? वहां के शासक थे जमीरोन, जमीरोन के द्वारा इनका स्वागत किया गया, याद रहेगा। उसके बाद यहां से क्या लेकर गए? मसाले और जड़ी बूटियां लेकर गए, मसाले और जड़ी बूटी। मसालों में प्रसिद्ध है काली मिर्च, काली मिर्च प्रसिद्ध है। काली मिर्च में इन्हें कितना मुनाफा हुआ? कहना 60 गुना मुनाफा हुआ था। कितना मुनाफा हुआ था? 60 गुना मुनाफा हुआ जब ये भारत से काली मिर्च लेकर गए, याद रहेगा। उसके बाद दूसरी बार भारत कब आए? दूसरी बार भारत कब आए? वास्को डी गामा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए तो क्या कहेंगे? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए? तो दूसरी बार भारत कब आए? कहना 1502 ईस्वी में आए। और वापस कब गए? आए 1502 में और वापस कब गए? कह देना 1503 में वापस गए। उसके बाद तीसरी बार भारत कब आए? अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कहना 1524 ईस्वी में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आए। और जब 1524 ईस्वी में भारत आए तो ये वायसराय की उपाधि के साथ आए, वायसराय की उपाधि के साथ वायसराय बनकर आए जब 1524 में भारत आए। उसके बाद 1524 में इनकी क्या हो जाती है? 1524 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब 1524 में मृत्यु हो जाती है तो फिर इन्हें दफना दिया जाता है। कहाँ दफना दिया जाता है? कोचीन में दफना दिया जाता है। कहाँ दफना दिया जाता है? कोचीन में दफना दिया। उसके बाद 1539 ईस्वी में इनकी अस्थियों को यहां से निकाल लिया गया और निकालने के बाद पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दोबारा दफनाया गया। इतनी जानकारी याद रहेगी, याद रखनी है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारा तुम्हें याद रखना है। वास्को डी गामा का ये इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मृत्यु कब हुई? कहाँ दफनाया? अस्थियों को निकाल कर पुनः कहाँ दफनाया? कब निकल ली अस्थियां? ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इतनी जानकारी तुम्हें याद रखनी है इनके संबंध में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि है वो कितनी हो सकती है? कहना 1 घंटा हो सकती है। 1 घंटा या 60 मिनट भी आपको पेपर में मिल सकता है। 1 घंटा या 60 मिनट हो सकती है। अगर टाइम पूछ ले तो कह देना 12 से 1 का टाइम जो है किसका होता है? शून्यकाल का होता है, यानी प्रश्नकाल के बाद। प्रश्नकाल, लोकसभा में जो प्रश्नकाल होता है उसके बाद का जो 1 घंटे का टाइम है ये क्या होता है? शून्यकाल का होता है। प्रश्नकाल का टाइम कितना होता है? 11 से 12, 11 बजे से 12 बजे 1 घंटे का जो टाइम है ये प्रश्नकाल का होता है, याद रहेगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का एक सदन है। संसद के कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कहना राष्ट्रपति, और दूसरा लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि लोकसभा कैसा सदन है तो कह देना लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और राज्यसभा स्थायी सदन है, याद रहेगा, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है।
अगर वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें पूछता है तो कितनी है बताओगे? 550 है। पहले कितनी थी? 552 थी। पहले 552 थी, अब 550 है। अब 2 सीटें जो आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्त करते थे राष्ट्रपति आर्टिकल 331 में, ये व्यवस्था अब समाप्त कर दी। ठीक है भाई, इतनी जानकारी तुम्हें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संसद के जो खर्च हैं उन्हें कौन नियंत्रित करता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो संसद के जो खर्च हैं उन्हें नियंत्रित कौन रखता है? कहना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उन्हें नियंत्रित करते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उन्हें नियंत्रित करते हैं। अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में बोल देते हैं कैग। अगर आर्टिकल पूछ ले कि कैग से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो याद रखना 148 से 151 तक जो अनुच्छेद है ये कैग से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किस आर्टिकल के द्वारा करता है नियुक्ति? तो अनुच्छेद 148 में करता है। 148 के सब क्लोज 1 में व्यवस्था करी गई है कैग की नियुक्ति की। अगर पूछ ले कि कार्यकाल कितना होता है कैग का, कार्यकाल अगर पूछ ले तो कहना 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है, जो भी पहले हो। अगर पदस्थ किस प्रकार किया जा सकता है, पद से कैसे हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की प्रक्रिया के समान, राष्ट्रपति के समान प्रक्रिया है, यानी जिस प्रक्रिया के समान राष्ट्रपति को हटाया जाता है उस प्रक्रिया के द्वारा कैग को उनके पद से हटा दिया जाता है। यानी कि क्या प्रक्रिया है बताओ? महाभियोग है, याद रहेगा। अगर राष्ट्रपति के संबंध में पूछता है तो कहना राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अगर अनुच्छेद पूछ ले कहां से कहां तक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भारत के संविधान में अनुच्छेद है 52 से 62 तक दिए गए हैं और उसके बाद 72 से 78 तक दिए गए हैं। हालांकि कुछ और भी अनुच्छेद हैं ये, लेकिन ये राष्ट्रपति से संबंधित हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है, उनके कार्यकाल, उनके चुनाव निर्वाचन से संबंधित है। हालांकि कुछ और भी अनुच्छेद हैं जैसे 123 है जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, याद रहेगा। अगर वित्त आयोग किस आर्टिकल में, तो कहना आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था करी गई है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इतनी जानकारी वित्त आयोग के संबंध में याद रखनी है। तो ये सारी जानकारी याद रखनी है, सारे पॉइंट वे बताए जा रहे हैं जिनसे किसी ना किसी पेपर में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक, उसके बाद स्पेस है, से एक परिच्छेद भाग 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो कहने का मतलब है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या प्रावधान संविधान में करा गया, ये पूछ रहा है। अल्पसंख्यक न्यायपालिका, पंचायत और सदन। तो पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको जो जोड़ा गया भारत के संविधान में वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, याद रहेगा। अब बात आती है कि जो पंचायत व्यवस्था है ये लागू कब हुई भारत में। अगर ये पूछ ले कि लागू कब हुई तो कहना 1993 में लागू हुई थी। 1992 में जो संविधान संशोधन की व्यवस्था करी गई और 1993 में लागू किया गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि चुनाव सर्वप्रथम कहां करे तो कहना राजस्थान के नागौर के
बगधरी गांव में, बगधरी गांव याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगधरी गांव पूछा गया था सुपर टेट में 2018 में। 2018 में जो एस्टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों कि जो पंचायत चुनाव थे सर्वप्रथम किस गांव में कराए गए, तो बगधरी गांव में कराए गए थे, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलें, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? लाल रक्त यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल हैं यानी आरबीसी, वो कहां बनती हैं? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। यकृत में बनती हैं, यकृत माने क्या लीवर में बनती हैं। दूसरा है अस्थि मज्जा में बनती हैं यानी बोन मैरो में बनती हैं, या वृक्क में बनती हैं यानी गुर्दे में बनती हैं, या किडनी कहते हैं, गुर्दे या किडनी, और हृदय में बनती हैं यानी हार्ट में बनती हैं। तो क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा में बनती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। बड़े गौर से सुनना, जो अस्थि मज्जा है ये दो प्रकार की होती है। ये जो हमारी बोन होती है यानी कि जो हड्डियां होती हैं, इनमें हड्डियों में दो प्रकार की अस्थि मज्जा पाई जाती है। कौन कौन सी अस्थि मज्जा पाई जाती है? एक तो पाई जाती है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और एक येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। कहने का मतलब यह है कि लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा है इसमें निर्माण होता है आरबीसी का। किसका? आरबीसी का। अच्छा, येलो बोन मैरो है, इसमें किसका निर्माण होगा? आपने नाम सुना होगा डब्ल्यूबीसी। जैसे लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसी प्रकार श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण येलो बोन मैरो में होएगा। और प्लेटलेट्स का निर्माण भी श्वेत रक्त कणिकाओं में होता है। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। आपने सुना होगा कि जब डेंगू या मलेरिया जैसे बुखार चढ़ जाते हैं कि प्लेट कम होगी, तो ये बिंबाणु यही प्लेट होती हैं, ये कम हो जाती हैं। अब आरबीसी का जीवन काल अगर पूछ ले तो जीवन काल कितना होता है? क्या क्या होगा? 120 दिन का जीवन काल होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछ ले तो क्या क्या होगे? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल याद रहेगा। इस प्रकार से ये जानकारी तुम्हें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है टाइलिन एंजाइम का संबंध है। जो टाइलिन एंजाइम है इसका संबंध किससे है? कहने का मतलब यह है कि टाइलिन एंजाइम का स्राव कौन करता है? जो चार ऑप्शन दिए गए, आत्रीय रस, जठर रस, लार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाइलिन एंजाइम का स्राव जीभ से होता है, जो लारीय ग्रंथि है वो करती है, तो यानी कि लार से संबंधित है। जो टाइलिन एंजाइम है इसका संबंध किससे है? लार से संबंधित है। जीभ में जो लारीय ग्रंथि होती है वो टाइलिन का स्राव करती है। जो टाइलिन एंजाइम है इसका स्राव कौन करती है? लारीय ग्रंथि करती है। लारीय ग्रंथि करती है। किसका स्राव? लार का स्राव करती है, और उस लार में क्या उपस्थित है? टाइलिन एंजाइम उपस्थित है, याद रहेगा। अब जो लारीय ग्रंथि है किस प्रकार की, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो कहना बाह्य ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जो बाहर की तरफ स्राव करते हैं या एंजाइम का स्राव करते हैं वो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, और जो अंतः स्राव करते हैं वो अंतः स्रावी ग्रंथि होती है, जैसे हार्मोन का स्राव करने वाली जो ग्रंथि है। ठीक है, इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोपीन का, या एथिलीन का, या मेथिलीन का, या ईथेन का। तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। जो एथिलीन है इसका प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एथिलीन का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है, याद रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, एक जैसे ईथेन गैस है इसी प्रकार एक होती है मीथेन।
मीथेन मैं आपको बताता चलूं, मीथेन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मीथेन का जो उत्पन्न होते हैं किस प्रकार, कहां से उत्पन्न होते हैं, इसके उत्पन्न के उत्पत्ति के स्रोत कौन से हैं। तो एक तो कहना पशुओं की जुगाली से, पशु जब जुगालते हैं चारा खाने के बाद तो उनके मुख से भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और धान के खेत से, धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, अभी पीछे हमने देखा था। किसका प्रयोग करते हैं आर्द्रता को मापने के लिए? हाइग्रोमीटर का। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोमीटर का आर्द्रता घनत्व रिपीट हो चुका है। पायरोमीटर का उच्च ताप को मापने के लिए, और बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके, इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। जब पुर्तगाली भारत आए तो उनमें प्रथम वायसराय के रूप में कौन भारत आया। पहला ऑप्शन दे रखा है डियाज, दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा, तीसरा ऑप्शन है अल्मीडा, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अल्बुकर्क। तो क्या प्रथम वायसराय पूछ रहा है, देखो पुर्तगाल का प्रथम वायसराय, तो क्या कहेंगे अल्मीडा। प्रथम वायसराय कौन था भैया? अल्मीडा था। प्रथम वायसराय अल्मीडा। याद कैसे रखेंगे, इसके बारे में और जानकारी क्या याद रखेंगे। वास्को डी गामा के बारे में तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में कर चुके। 1498 ईस्वी में भारत आए, उसके बाद फिर दोबारा 1502 में आए, 1503 में फिर वापस चले गए, उसके बाद 1524 में आए वायसराय के रूप में, और फिर 1524 में ही इनकी मृत्यु हो गई और कोचीन में इन्हें दफना दिया। उसके बाद 1539 में फिर इन्हें लिस्बन में दफनाया गया, इनकी अस्थियों को। और ये सारा तो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके। अल्मीडा के बारे में पढ़ते हैं। इनका पूर्ण नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका पूरा नाम है। ये वायसराय के, ये पुर्तगाल के प्रथम वायसराय थे। भारत कब आए वायसराय के रूप में? तो कहना 1505 ईस्वी में ये भारत आए थे। इसके बाद जो अल्बुकर्क का नाम दिया हुआ है, ये कौन है? ये पुर्तगाल के द्वितीय वायसराय हैं। पुर्तगाल के द्वितीय वायसराय। भारत कब आए? तो कहना 1509 ईस्वी में भारत आए। जो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क हैं, ये इनका नाम क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पूर्ण नाम क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका पूरा नाम है। पुर्तगाल के दूसरे वायसराय के रूप में भारत आए थे। 1509 ईस्वी में भारत आए, और इन्हें भारत में पुर्तगाल की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो कहना अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी भारत के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। नीली जल क्रांति की शुरुआत अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। यानी कि हुगली को अड्डे के रूप में बनाया और वहां समुद्री जहाजों के साथ लूटपाट करते थे। पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, ये फ्रांस वासियों लिखा हुआ है, चलो ठीक है, फ्रांसीसियों ने, या डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने। तो पुर्तगालियों ने। किन्होंने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। याद रखना, जो बंगाल की खाड़ी में है
इसे समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। क्योंकि इतिहास में तुमने पढ़ा होगा कि जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों को, जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों को शाहजहां द्वारा जो पुर्तगाली हैं, इन्हें शाहजहां द्वारा 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ा गया था। 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल शासक यानी मुगलों और पुर्तगालियों के बीच पहली टकराव कब हुआ? तो 1632 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? हुगली में। क्योंकि इन्होंने हुगली में लूटपाट मचा रखी थी, वहां ये जहाजों को लूटते थे और अत्याचार करते थे। तो शाहजहां ने इनके अत्याचार से परेशान होकर हुगली में आक्रमण किया पुर्तगालियों पर, और बस 1632 ईस्वी में हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हुगली से पुर्तगालियों को किसके द्वारा खदेड़ा गया या कब खदेड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बंबई लिया गया था, डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिसियों से या पुर्तगालियों से? तो पुर्तगालियों से लिया गया था। डचों द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बंबई लिया गया था वो पुर्तगालियों से लिया गया था। इसके बारे में क्या बात याद रखेंगे? 1661 ईस्वी में, याद रखना, 1661 ईस्वी में एक ब्रिटिश राजकुमार हैं, ब्रिटिश राजकुमार, नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। इनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी, नाम है कैथरीन, याद रखना, कैथरीन, इनके साथ हुआ था। इनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और पुर्तगाली ने, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने ब्रिटिश को बंबई दहेज स्वरूप दिया। दहेज में दिया था। ब्रिटिश ने पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को बंबई दहेज स्वरूप दिया था चार्ल्स कैथरीन की शादी में, चार्ल्स द्वितीय को, याद रहेगा, 1661 ईस्वी में। उसके बाद जो ब्रिटिश सम्राट थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे किराए पे दे दिया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी प्रकार से 4 ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में आई। जो 5 यूरोपीय शक्तियां भारत में आई, उनका क्रम अक्सर पूछ लेता है, तो याद रखना सबसे पहला क्रम क्या है? सबसे पहला क्रम याद रखना, सबसे पहले भारत कौन आए? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, और उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए फ्रांसीसी। उसके बाद फ्रांसीसी भारत आए, याद रहेगा, ये इनके आने का क्रम है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में कौन गए? सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए। सबसे पहले आए, सबसे अंत में गए 1961 ईस्वी में। 1961 में, याद रखना, भारत के स्वतंत्र होने के भी पश्चात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने? 6, 7, 8, 9। तो क्या कहेंगे? 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने? 6 होते हैं। देखो कौन कौन से कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 हैं। इनमें से एक क्या है? पहला भाग है इनपुट डिवाइस, दूसरा भाग क्या है? आउटपुट,
आउटपुट डिवाइस, और तीसरा भाग सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फोर्थ भाग क्या है, मेमोरी। फोर्थ भाग क्या है, मेमोरी। और नंबर 5 कम्युनिकेशन डिवाइस, जो कम्युनिकेट करने की डिवाइस है। और नंबर 6 आप बताओगे मुझे कमेंट करके फटाफट कि कंप्यूटर का छठा भाग कौन सा है। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन हमने करे आज के प्रैक्टिस सेट में। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाती है उससे भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट करने हैं, सारे प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। जो जीएस के क्वेश्चन आएंगे इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, 100% गारंटी की बात है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीएस के साथ साथ हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिए। जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रही है, वैकेंसी आने वाली है, वो हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो रेगुलर रहें और रेगुलर प्रैक्टिस सेट देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने साथियों को सेंड कर दें, ताकि वो सभी बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और अपनी सफलता में 4 चांद लगा सकें। जय हिंद दोस्तों।